जय हिंद प्यारे साथियों, इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान चुका था और हम लोगों ने ये जाना था कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने दो तीन स्रोत बताया था, जैसे कि साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने दो तीन बात को बताया था, जैसे कि लौकिक साहित्य, उसके बाद धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने जैन साहित्य, उसके बाद बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य को समझा था। और इन सभी साहित्य से हमें एक बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलता है प्राचीन इतिहास के बारे में, ये सारे के सारे इतिहास के बारे में। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग खास तौर पर जानेंगे कि वो ठोस तथ्य या वो ठोस प्रमाण जिससे हमें उस काल के बारे में एक बेहतर जानकारी देता है। जैसे कि आपको पता होगा कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। उसके बाद हमें मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका पुस्तक से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, उसके बाद यहाँ पे है रघुवंश एवं सुदरक से जो हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जिसे महाकालिदास ने लिखा था। उसके बाद राहुल संस्कृत्यायन द्वारा रचित मंजूश्री मूलकल्प से हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। तो हम लोगों ने ठोस प्रमाण को देख लिया कि ये सभी पुस्तक से हमें इन सभी के काल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अभिलेख से भी हमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि नहीं, ये घटना सच है और ये सारे के सारे रियलिटी घटना मिलते हैं। प्यारे साथियों, हमें इन सभी राजाओं के प्रति शुक्रगुजार करना चाहिए जिन्होंने अभिलेख को लिखकर हम तक इसके इतिहास को पहुंचाया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभिलेख को लिखने वाला अभिलेख को पढ़ने वाले लोगों को हम बोलेंगे अभिलेख शास्त्री। उस और क्या है कि 1886 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के अभिलेख अध्ययन के भाग बना था या अभिलेख अध्ययन की शाखा का स्थापना हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि 1886 ईस्वी में अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई थी। तो अभिलेख अध्ययन की शाखा की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों 1886 में हुई थी। चलिए अब क्या है कि एक साल बाद 1887 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हल्ट जैक ने एक पत्रिका निकाला और इन्होंने अभिलेख को पढ़ा। ठीक है, और सबसे पहले अभिलेख को पढ़ने में कामयाब हुआ। तो हल्ट जैक कामयाब हुआ कब? 1887 ईस्वी में। चलिए, और इन्होंने एक पत्रिका निकाला जिसका नाम है एपिग्राफिका इंडिका, और इसी पत्रिका से उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया कि ये प्राचीन इतिहास के फलाना जो काल है या फलाना राजाओं के काल के बारे में उन्होंने बताया। चलिए अब हम लोग जानेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। प्यारे साथियों, अशोक के अभिलेख से हमें अशोक के आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और बहुत सारी ऐसी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होता है जिससे ये साबित हो जाता है कि नहीं, ये सारे के सारे हमें किताब में लिखा ही मिला हो। समझे? चलिए, तो अभिलेख हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में जानेंगे। वैसे तो आपको पता होगा और सबको पता है कि अशोक भारत में लंबे समय तक शासन स्थापित किया और इन्होंने भारत से लेकर पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक एरिया में उन्होंने शासन स्थापित किया। तो उसके बहुत सारे अभिलेख और गुहालेख मिला है जिसमें उन्होंने क्या करता है कि ब्राह्मी लिपि, उसके बाद ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि और आरमाइक लिपि से इन्होंने अपना अभिलेख को खुदवा कर लिखता था। तो भारत में अगर भारत की बात किया जाए तो पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि से इसके अभिलेख के ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि से हमें साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद पूरे पाकिस्तान वाले एरिया में हमें खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अफगानिस्तान वाले एरिया में हमें आरमाइक लिपि से के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि भारत में अशोक के अभिलेख का लिपि क्या था? तो ब्राह्मण लिपि था या ब्राह्मी लिपि था। दूसरा क्वेश्चन कि पाकिस्तान से अशोक के अभिलेख से हमें किस लिपि का साक्ष्य मिला है? तो प्यारे साथियों, खरोष्ठी लिपि का साक्ष्य मिला है। चलिए, और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के अभिलेख हमें अफगानिस्तान में मिला है तो वो किस लिपि में लिखा हुआ है? तो आरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न आप लोग को ये भी पूछ सकता है, आगे में हम देखेंगे। देखो क्या है कि एक क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है? तो प्यारे साथियों, बाएं से दाएं लिखा जाता है। बाएं से दाएं लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि और दाएं से बाएं लिखा जाता है खरोष्ठी लिपि। इस छोटे छोटे बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये हो गया तो अशोक के अभिलेख। अब सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि दिल्ली में अशोक के एक स्तंभ है और उसको सर्वप्रथम पढ़ने का जो सफलता हासिल किया था उसका नाम था टीफे टेलर। ठीक है, टीफे टेलर
महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली के अशोक स्तंभ का पता लगाया। चलिए, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 1837 ईस्वी में, जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने क्या करता है कि खरोष्टी एवं आरमाइक लिपि को पढ़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है प्यारे साथियों, जैसे कि टीफे टेलर महोदय ने दिल्ली के अशोक स्तंभ का पता लगाया और उसके बारे में पढ़ा, और जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी एवं आरमाइक लिपि को सबसे पहले पढ़ा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, और इन्होंने पढ़ा तो अनेक अनेक खरोष्टी और आरमाइक लिपि में, और अशोक के अभिलेख में क्या था कि पियदस्सी 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 इस तरह के नाम लिखा हुआ था। तो ये महोदय जल्दी समझ में नहीं आता था कि भाई ये पियदस्सी है क्या। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये पियदस्सी और कोई नहीं है तो बस कौन है, ये अशोक ही है। तो पियदस्सी इसे कहते हैं, इसे हम लोग अशोक के नाम से जानते हैं। उसके बाद अशोक के 14वें शिलालेख से हमें उसके नाम का पता चलता है। क्या साथियों, अशोक के 14वें शिलालेख से उसको मतलब अशोक का नाम के बारे में पता चलता है। और अशोक के 14वें शिलालेख के प्रथम पंक्ति में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि देवानंद पियो पियदस्सी राजा एवं आह। तो इस चीज से हमें अशोक के दो नाम का पता चलता है। उसके बाद एक नाम पता चलता है हम लोग का देवानंद प्रिय, उसके बाद प्रियदर्शी, दो नाम का तो पता चल जाता है। उसके बाद अशोक का नाम पता चलता है किससे, हमें एक मास्की और एक गुर्जरा अभिलेख से, एक मास्की अभिलेख एक गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम का पता चलता है। तो प्यारे साथियों, अब जाहिर हो गया कि अशोक का 3 नाम है, एक देवानंद प्रिय है, दूसरा प्रियदर्शी है, तीसरा अशोक है। तो अब आप लोग बताएंगे कि अशोक के कितने नाम है, तो अशोक के 3 नाम है, एक है आपका देवानंद प्रिय, दूसरा प्रियदर्शी, तीसरा अशोक। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम लोग जानेंगे और महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में, जैसे कि बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख, बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख। इससे हमें क्या है कि सिद्धार्थनगर में यह अभिलेख अवस्थित है, जो उत्तर प्रदेश में है। और इस अभिलेख से हमें कुछ अस्थियां के प्रमाण मिलते हैं, कुछ राख के प्रमाण मिलते हैं, अस्थियां के राख के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद अशोक के 13वां शिलालेख में हमें कलिंग विजय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होता है। क्या बाबू, अशोक के 13वां शिलालेख में क्वेश्चन आता है कि अशोक के 13वां शिलालेख में हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, तो अशोक के कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। उसके बाद क्या है कि उसके प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय के बारे में पता चलता है, और 9वीं पंक्ति में, यानी इस शिलालेख के 9वीं पंक्ति में हमें अशोक के विदेश संबंध से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं कि अशोक विदेश से भी अच्छा संबंध रखता था। उसके बाद एक अलग अभिलेख है जिसका नाम है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जो उड़ीसा में है, जिसे हम लोग कलिंग के नाम से जानते थे पहले। ठीक है, तो इस अभिलेख की क्या खासियत रहा, जैसे कि यह अभिलेख प्रथम सदी ईसा पूर्व में लिखा गया था। उसके बाद खारवेल के राजा के राजनीतिक स्थिति और इन सभी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में इस अभिलेख में बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद खारवेल का हाथी गुफा से हमें उस स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि खारवेल का प्रारंभिक 13 वर्ष के बारे में जानकारी मिलता है, और जीवन घटना के बारे में, राजनीतिक घटना के बारे में, सामाजिक घटना के बारे में, मुझे स्थिति के बारे में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से साक्ष्य प्रदान करता है। चलिए प्यारे साथियों, अगला जो है आपका है नाग निका का नाना घाट गुहालेख, और इससे भी हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है, जैसे कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी जिसका नाम है नाग निका, उसके द्वारा विभिन्न यज्ञ होता हुआ कुछ प्रसिद्ध मतलब यज्ञ का प्रमाण मिला है। तो याद रखिएगा, नागनिका का नाना घाट गुहालेख जो सातवाहन वंश से संबंधित है, और सातवाहन वंश के जो एक राजा है जिसका नाम है सातकर्णी प्रथम, और इसी की पत्नी नागनिका के विभिन्न यज्ञ करते हुए प्रमाण मिला है। उसके बाद सातकर्णी के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति के बारे में हमें इस अभिलेख से पता चलता है, और ये अभिलेख जो है वर्तमान में पूना के नाना घाट में मिला है। चलिए प्यारे साथियों, हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद थोड़ा सा और है, जैसे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे हमें ज्यादा कुछ का प्रमाण नहीं मिलता है, जैसे कि हम लोग को मिलता है सुदर्शन झील निर्मित प्रमाण मिलता है, यानी सुदर्शन झील के बारे में निर्मित करना, दोहरा के बनाना और बांध बनाना, इससे हमें यही जानकारी मिलता है। उसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति अभिलेख, इससे हमें बहुत कुछ अभिलेख मिलता है, जैसे कि समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई बहुत सारे महत्वपूर्ण अभिलेख, कि इस अभिलेख में टोटल जो पंक्ति है ये 33 पंक्ति है, और 33 पंक्ति के अंतर्गत 24 और 25 पंक्ति में हम लोग को ये पता चलता है कि जो लोग बुरा है
तो समुद्रगुप्त उससे बुरा की नजर से देखते थे और उससे विनाश करना चाहते थे। इन्होंने कई सारे राजा को पैरों तले दबा दिया। उसके बाद क्या है कि जो भले आदमी थे, अच्छे आदमी थे, उससे अच्छे तरीके से व्यवहार करते थे। कौन? समुद्रगुप्त। उसके बाद जैसे कुबेर जो धन देव, उसको कई सारे देवता से भी जोड़कर मतलब मानता था। किसको? समुद्रगुप्त को। जैसे कि कुबेर यानी धन देव उसको मानता था। उसके बाद समुद्र देव उसको मानता था। किसको? समुद्रगुप्त को। और वर्षा का देव समुद्रगुप्त को मानता था। उसके बाद मृत्यु का देव समुद्रगुप्त को ही मानता था। प्यारे साथियों, हम लोगों ने बहुत सारे ठोस प्रमाण के बारे में जान लिया, जिससे उस समय के स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आप एक छोटा सा नोटबुक में इन सभी को उतार लेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे दिशा में जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में। अब यहाँ से होता हम लोग का चैप्टर शुरू। तो ये सब क्या था? ये सारे के सारे साक्ष्य था। हम लोगों ने सारे पॉइंट को यहाँ पे बता दिया। अब जानेंगे 16 महाजन के बारे में। तो सबसे पहले शुरू से जानेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले पाषाण काल को समझा। पाषाण काल के बाद एक बहुत ही नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बाद 150 साल तक हमें कोई सभ्यता का प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद जाके वैदिक सभ्यता मिलता है, जिसे हम लोग पूर्व वैदिक के नाम से जानते हैं और ऋग वैदिक के नाम से जानते हैं। ऋग वैदिक के बाद क्या होता है कि भारत में उत्तर वैदिक का दौर चलता है, और उत्तर वैदिक के दौर चलते साथ साथ लोहे का खोज मिलता है। और लोहे का खोज न केवल सामाजिक स्थिति बल्कि राजनीतिक स्थिति को काफी ज्यादा परिवर्तन कर देता है। और लोहे का खोज जैसे ही होता है तैसे ही राजनीतिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। और धीरे धीरे जो पहले कबीलाई जीवन था एक जन में बनना शुरू हो जाता है। यानी कबीलाई छोटा था और बहुत सारे गांवों को लेकर जन बनता था, और बहुत सारे गांवों को यानी दुगना तीन गुना गांव को लेकर जनपद बनता था। फिर जाके बहुत सारे गांव को लेकर इकट्ठा करके लगभग 10,000 11,000 गांव को लेकर एक महाजन बनता था। उसके बाद इस तरह से पूरा भारत में 16 गो महाजन पद हो जाता है, जिसे हम लोग महाजन के नाम से जानते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले कबीलाई जीवन बिताता था, उसके बाद जनपद आया, फिर जाके महाजन आया, महाजन पद आया, फिर जाके 16 महाजन पद में विभाजित हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कबीलाई जीवन, उसके बाद जन, फिर जनपद, फिर महाजन, फिर 16 महाजन, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इन सभी महत्वपूर्ण 16 महाजन के बारे में कहाँ जानकारी मिलता है, इन सभी 16 महाजनों के विषय में कहाँ जानकारी मिलता है। तो प्यारे साथियों, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ की अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, और जैन धर्म के हमें भगवती सूत्र वाली पुस्तक से हमें 16 महाजन पद के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि सर 16 महाजन पद के शासन व्यवस्था कैसा था, शासन व्यवस्था कैसा था। तो प्यारे बच्चों, 3 तरह के शासन व्यवस्था थे। पहला राजतंत्रात्मक था, जिसमें राजा होता था और राजा ही पूरा शासन व्यवस्था चलाता था, जिसके अंतर्गत तीनों शक्ति प्रदान था। पहला था तब कानून बनाने की शक्ति और कानून लागू करने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति, तीनों शक्ति राजा में ही निहित था। ठीक है। उसके बाद गणतंत्रात्मक भी कुछ देखा गया है ना, गणतंत्रात्मक भी शासन देखा गया है। और गणतंत्रात्मक में क्या था कि बहुत सारे संघ बनाकर या फिर ग्रुप बनाकर शासन व्यवस्था चलाते थे। और लास्ट में था कुलीन तंत्र, और कुछ ऐसे मतलब विशेष लोग होते थे जिसको वहां पे शासन स्थापित करते थे, शासन चलाते थे। तो 3 तरह के शासन व्यवस्था हम लोग का 16 महाजन में दिखाई पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन ऐसे 16 महाजन पद है जो ज्यादा खतरनाक नहीं था, यानी खतरनाक तो था लेकिन तानाशाही नहीं था। तो उनमें से आपका अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज, ये सारे के सारे जो महाजन पद था ये तानाशाही नहीं हुआ करता था। इसके बगैर जितने भी महाजन पद थे सारे के सारे तानाशाही था। अब हम लोग जानेंगे इन 16 महाजन पदों में कौन कौन सा महाजन पद कहाँ स्थित है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन सभी 16 महाजन को क्रमबद्ध तरीके से। पहला अंग, पहला मगध, जो इस सभी 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद बनता है। लास्ट में क्या होता है कि मगध जाके अनेक महाजन पदों में अपना शासन स्थापित कर लेता है, और मगध पूरे भारत में शासन चलाना शुरू कर देते हैं। और मगध में बहुत सारे वंश आना शुरू करता है, जिसे हम लोग हरियक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, उसके बाद और सारे वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो मगध जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, जो बिहार में था, है ना, ये गर्व की बात है। उसके बाद अंग महाजन पद, वज्जी महाजन पद, काशी महाजन पद, कौशल महाजन पद, मल्ल, उसके बाद वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी, उसके बाद अवंती, मत्स्य, अस्मक, कंबोज, गांधार, ये सारे के सारे महाजन पद हम लोग का भारत
भारत में स्थित था। उसके बाद अब जानेंगे कि कौन सा महाजनपद किस एरिया में था। जैसे कि 3 महाजनपद जो था ये बिहार में था, मगध, अंग और वज्जी ये बिहार में स्थित हुआ करता था। उसके बाद काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन और चेदी ये 8 महाजनपद कहाँ था, हम लोग का उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित था। उसके बाद एक अवंती जो मध्य प्रदेश में स्थित था। उसके बाद मत्स्य राजस्थान में मतलब स्थित था। उसके बाद अस्मक कहाँ पे स्थित था आपका, दक्षिण भारत में। 2 ऐसे महाजनपद है जो भारत से बाहर था, जैसे कि कंबोज और गांधार ये दोनों महाजनपद भारत से बाहर था। प्यारे साथियों, हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में जान लिया है। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्रमबद्ध तरीके से 16 महाजनपदों के जो महत्वपूर्ण शासन रहे या महत्वपूर्ण महाजनपद रहे, जैसे कि मगध महत्वपूर्ण रहा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा, मगध के बारे में पढ़ेंगे। और मगध में जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, इन सभी क्रमबद्ध तरीके से वंशों के बारे में जानेंगे कि इन सभी वंशों में कौन कौन शासन स्थापित किया। और उसके बाद आगे जाके इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा। और हम लोग अगले वीडियो में इससे बेहतर क्लास को देखेंगे। जब तक के लिए यही तक, जय हिंद, जय भारत।